are usually found in water or moisture. You must have observation that in wet most farms or in agglomerated water of rivers there are some green or gray layers. These are algae, which are also called silly mold. Algae are usually green, red, or brown. Figure number 8.3. Their color is due to the presence of a particular pigment. Write the name of the pigment present in green algae and also the name of the process by which they prepare food. मैम रीड हो गया? Okay. Types of microorganisms. You have seen that a drop of water has many different microorganisms, out of which some are unicellular and some multicellular. These are usually of 5 types. आपको जब मैंने कल एक्टिविटी बताया था उसमें आपको क्या करना था, पॉन्ड या फिर कोई अक्यूमुलेटेड वाटर लेना था, ठीक है, उसका 1 ड्रॉप हमें लेकर ग्लास स्लाइड में लेकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना था। तो जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स होता है जो एक ही सेल से मिलकर बना होता है, उसे हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। यूनि मीन्स होता है 1, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर किसे कहेंगे, जो एक ही सेल से मिलकर बना होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। और मल्टी मीन्स होता है बहुत सारा। जी भगत सिंह जी का उत्तर लेते हैं। भगत सिंह जी, हमने देखा कि आप एक दिन का वक्त है भारतीय। किसी का माइक कौन है? करना है, अपने आप को रिकवर करना है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो मल्टी सेल्यूलर मीन्स होता है, मल्टी मीन्स होता है बहुत सारा। तो जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं उसे हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट है एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी आपको इतना ही पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होता है? एल्गी आर यूजुअली फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस। एल्गी ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? वाटर में या फिर मॉइस्ट प्लेसेस मतलब नमी वाले जगहों पर। You must have observed that in wet, moist places, ponds, or in accumulated water of rivers, there are some green or grey layers. आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, गीली जगहों पर, मॉइस्ट जगह पर, तालाब में या फिर जहां पर पानी जमा हो जाता है। एक्यूमुलेटेड वाटर मतलब जमा हुआ पानी, ठीक है। तो और नदियों में आपने ग्रीन या फिर ग्रे कलर का लेयर देखा होगा लहराता हुआ, और जो थोड़ा सा चमकीला भी दिखाई देता, देखा है, जिसे Yes, हम अपने लैंग्वेज में काई भी कहते हैं। यस मैम। यस मैम। These are algae। वो क्या होते हैं? एल्गी होते हैं, which are also called slimy mold, जिसको slimy mold भी कहा जाता है। slimy क्यों कहा जाता है? ये फिसलन टाइप से होता है ना, जब इसको टच करके देखते हैं तो ये चिकना होता है एकदम, है ना, इसलिए इसको slimy कहते हैं। एल्गी आर यूजुअली ग्रीन, रेड और ब्राउन। एल्गी कौन कौन से कलर में होते हैं? ग्रीन, रेड और ब्राउन कलर के होते हैं। देयर कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पिगमेंट। इनका कलर किसकी वजह से होता है? इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंस होता है उसकी वजह से होता है। पिगमेंट सभी में पाया जाता है, प्लांट, एनिमल सब में, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। राइट द नेम्स ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड आल्सो द नेम ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच दे प्रिपेयर्ड फूड। आपको उस पिगमेंट का नाम बताना है जो कि ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है,
और उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसके थ्रू ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। बताइए उस प्रोसेस का नाम बताइए। मैंने पहले आपको बताया हुआ है, जिसमें प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कौन सा प्रोसेस है वो? प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस होता है? Yes, सुने हो ma'am. फोटोसिंथेसिस? मैंने Yes, ma'am. पहले भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 के लिए हम लेते हैं स्मॉल ग्लास बॉटल, माइक्रोस्कोप एंड एल्गी। कलेक्ट एल्गी ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक accumulated water of tanks, rivers, ponds, lakes। आपको अलग अलग जगह से एल्गी कलेक्ट करना है, एल्गी वाला वाटर कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके आपको क्या करना है, आपको इसका कलर, इसका शेप को कंपेयर करना है और जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर देना है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एल्गी द सेम। क्या सभी एल्गी के स्ट्रक्चर सेम होते हैं? बोलो, क्या सभी एल्गी के स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं? Yes, ma'am. होता है ना। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द एल्गी यू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप एंड कंपेयर देम टू द वंस गिवन इन योर बुक। आपने जो एल्गी को ऑब्जर्व किया उसका डायग्राम आपको बनाना है और बुक में जो ड्रॉ दिया है उससे कंपेयर करना है। राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द डिफरेंट एल्गी यू हैव सीन। आपको एल्गी के बीच में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बताने। In this way, you have seen that mostly all algae are green in color and have different shape. जब आप ये ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन कलर के ही होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। Yes, ma'am. एल्गी आर द मेन फूड ऑफ वाटर एनिमल्स। एल्गी क्या है? वाटर एनिमल्स। वाटर में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जो भी जीव जंतु हैं वो सब एल्गी को ही खाते हैं। तो एल्गी जो है वो वाटर एनिमल का मेन फूड होता है। Also it is used by human beings as food and also in factories as medicine, cosmetics, paints, प्रिंटिंग, आयोडीन एंड अदर प्रोडक्ट। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी एल्गी का यूज किया जाता है, फूड के फॉर्म में भी किया जाता है और फैक्ट्रीज में मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में मेकअप के सामान बनाने के लिए किया जाता है, पेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, प्रिंटिंग और आयोडीन और भी अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए एल्गी का यूज किया जाता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे Yes, देखते हैं ma'am. टू एनिमल्स। एनिमल्स को जो कैटल फूड दिया जाता है, मवेशियों को जो चारा दिया जाता है, ठीक है। गेट मोर मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, स्पेशल कैटल फूड इज गिवन टू देम। मतलब ज्यादा से ज्यादा दूध निकालने के लिए क्या करते हैं, एनिमल्स को एक स्पेशल कैटल फूड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सनी इज अ मिक्सचर ऑफ चाप, ऑयल केक, जगेरी एक्सेट्रा। जैसे कि एक तरह का चारा होता है सनी, ठीक है, जिसमें क्या क्या मिक्स होता है, चाप, ऑयल केक और जगेरी मतलब गुड़ मिक्स होता है। विच इज सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, जो कि वाटर को क्या करता है, पूरी रात सोक करता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट विथ फूड मटेरियल इन द कैटल फूड एंड इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड। अब ये जो फूड मटेरियल होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जो कि बॉडी के अंदर में, एनिमल्स बॉडी के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो फूड मटेरियल के साथ में कंटिन्यू रिएक्ट करते हैं, कैटल फूड के साथ में रिएक्ट करते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जिससे वो ज्यादा दूध देने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखते हैं फंगी के।
दृष्टि रीड करो। Fungi. You must have seen molds which appear on pickles, jams, fruits, vegetables, wet cloths, old shoes, walls, wood, etc. in the form of yellow, black, gray spot. Actually, they are different types of fungi. Come, let us grow fungi and then observe them minutely. मैम हो गया? हाँ, you must have seen molds which appear on pickle, jams, fruits, vegetables, wet cloths, old shoes, walls, wood, etc. आपने molds देखे होंगे, फफूंद जिसको बोलते देखा है ना। पिकल्स में कभी कभी अचार में दिखते हैं फफूंद, जैम्स में दिखते हैं, फ्रूट्स में भी दिख जाते हैं, वेजिटेबल्स में, गीले कपड़ों में, पुराने शूज में, दीवारों पर या लकड़ियों पर कभी कभी आपको फफूंद दिखने लगते हैं। इन द फॉर्म ऑफ येलो, ये कौन कौन से फॉर्म में होते हैं? येलो, ब्लैक, ग्रे स्पॉट्स। एक्चुअली दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी। फंगी भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इन्हीं फंगिस के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ ड्रॉ दिया हुआ है, यीस्ट है ना, ये एक तरह का फंगी है। राइजोपस और मशरूम भी क्या है? एक तरह का फंगी है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3। रिया रीड करो। Okay, ma'am. Material required: a piece of bread, microscope, slides cover, slips, wet a loaf of bread with a little water and keep it covered in the less lighted area. After 3 or 4 days, observe it minutely. Write the difference you find in the bread in your copy. Now stretch the Gary called stand mold formed on bread and place. मैम हो गया? हाँ, एक्टिविटी 3, अ पीस ऑफ ब्रेड, माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप। सबसे पहले आपको क्या करना है? वेट अ लोफ ऑफ ब्रेड विथ अ लिटिल वाटर एंड कीप इट कवर्ड इन द लेस लाइटेड एरिया। एक ब्रेड लेना है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा आपको पानी डालना है और उसको ऐसे जगह पर आपको रखना है कवर करके जहां पर कम लाइट आता हो। आफ्टर 3 or 4 days, observe it minutely. Write the difference you find in the bread in your copy. 3 से 4 दिनों के बाद जब आप उसको बहुत सूक्ष्म तरीके से जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। फंगस आपको नजर आएंगे, ठीक है, उस डिफरेंस को आपको बताना है। नाउ स्क्रैच द ग्रे कलर्ड स्टेन फॉर्म्ड ऑन ब्रेड एंड प्लेस उसके बाद उसमें आपका जो मोल्ड आपको दिखाई देगा, ब्रेड में जो फफूंद दिखाई देगा, उसको स्क्रैच करके आपको निकालना है और एक ग्लास स्लाइड में लेना है, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर देना है और माइक्रोस्कोप में इसको रखकर आपको देखना है। On seeing through the microscope, you see the fiber of fungi and round-shaped fibers of fungi and round-shaped spores floating in the water. आप क्या देखते हैं जब माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया जाता है तो आपको फाइब्रस मतलब रेशे जैसी पतले पतले धागे जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे और ये राउंड शेप्ड में कुछ स्पोर्स होते हैं जो कुछ दाने जैसे आपको दिखाई देंगे जो कि वाटर में आपको फ्लोट करते हुए तैरते हुए दिखाई देंगे। Most of the fungi are thread shaped structure. ज्यादातर फंगी कैसे होते हैं? थ्रेड शेप मतलब धागे के जैसे संरचनाएं वाली होती हैं। You must have seen mushrooms growing in the ground or wet wood during rainy season. जैसे कि आपने मशरूम देखा होगा, देखा है? ज्यादातर रेनी सीजन में बारिश के दिनों में आपको मशरूम नजर आ जाते हैं, ठीक है, मैदान पे Yes, ma'am. है ना।
दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ फंगस ऑफ बिगर साइज, ये भी फंगस का ही एक टाइप है जो कि बिग साइज के फंगस होते हैं। कम लेट अस सी इन व्हाट कंडीशन फंगी कैन मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कि फंगी कैसे और बढ़ सकते हैं, कौन से कंडीशन में फंगी बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी 4 देखते हैं। जबजोत, यस मैम। रीड कीजिए। यस मैम। You can do this in groups of 5-6 students. Materials required: 10 small polythene bags, candles, matchbox, bread. Break a bread slice into 10 pieces. Put each into polythene bags and keep each in conditions according to the given table. See to it that dry bread means that the bread is completely dried. Thus, bags which are to be closed must be sealed by heating its end on a candle fire. Let the bags be kept as such for 5-7 days and then observe them. ओके, एक्टिविटी 4 देखते हैं। यू कैन डू दिस इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट। 5 से 6 स्टूडेंट के ग्रुप में इस एक्टिविटी को करना है। मटेरियल लेते हैं 10 स्मॉल पॉलीथीन बैग्स, छोटे छोटे 10 पॉलीथीन बैग लेंगे। मैच बॉक्स और ब्रेड। ब्रेक अ ब्रेड स्लाइस इनटू 10 पीसेस। ब्रेड के छोटे 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 टुकड़े कर लेंगे, 10 छोटे छोटे टुकड़े। और हर एक बैग में हम क्या करते हैं, ब्रेड को डालते जाते हैं। जैसे कि टेबल में कंडीशन बताया गया है ना, ईच इन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। कंडीशन क्या क्या बताया गया है, ड्राई पीस ऑफ ब्रेड ओपन एंड केप्ट इन लाइट, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सी टू इट दैट ड्राई ब्रेड मींस दैट द ब्रेड इज कंप्लीटली ड्राइड, मतलब ब्रेड सूखा होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ब्रेड पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दोस बैग्स व्हिच आर टू बी क्लोज्ड मस्ट बी सील्ड बाय हीटिंग इट्स एंड ऑफ ए कैंडल फायर। और बैग को जब आप क्लोज करेंगे तो उसको कैसे क्लोज करेंगे, हीटिंग से, मतलब कैंडल को जलाकर उससे आपको उसको सील करना है। इन बैग्स को आपको 5 से 7 दिनों के लिए रखना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है और कंडीशंस को बताना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंडीशन, ड्राई पीस ऑफ ब्रेड ओपन एंड केप्ट इन लाइट, मतलब सूखा जो ब्रेड आपने लिया है, जिसे आपने पॉलिथीन में डाला था और जिसे आपने लाइट में रखा, ठीक है, उसमें ग्रोथ फंगस कैसा हुआ, मच हुआ, लेस हुआ या नील, मतलब ज्यादा फंगस का ग्रोथ हुआ या कम हुआ फंगस का ग्रोथ, या फिर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन, ड्राई पीस ऑफ ब्रेड ओपन एंड केप्ट इन डार्क, सूखे ब्रेड का जो टुकड़ा है जिसको हमने पॉलिथीन में डाला था उसे अगर हम डार्क कंडीशन में रखें तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से सारे कंडीशन में आपको बताना है कि क्या होता है जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। एज पर द ऑब्जर्वेशंस राइट इन योर कॉपी द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगी। ये ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको बताना है कि फंगी के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा होता है, ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। You must have heard and seen that in idli or dosa or jalebi preparation and in the preparation of bread a particular thing is added to the batter। आपने अपने घरों में भी देखा होगा जब इडली या डोसा का बैटर तैयार किया जाता है या जलेबी को तैयार किया जाता है, बैटर तैयार किया जाता है, तो उसमें कुछ चीजें ऐड की जाती है। क्या ऐड किया जाता है? बटर। yeast, यीस्ट मिलाया जाता है, दिस इज कॉल्ड यीस्ट। और खमीर, जब इडली का बैटर तैयार किया जाता है तो उसको रात भर के लिए रख दिया जाता है ना, ठीक है, जिससे उसमें खमीर है।
तो ऐसे ही फैक्ट्रीज में क्या मिक्स किया जाता है, यीस्ट को डाला जाता है। यीस्ट इज अ सैप्रोफाइट फंगी विच इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड एयर। यीस्ट क्या, तो सैप्रोफाइट है, फंगी है जो कि सॉइल या फिर एयर में प्रेजेंट होता है। दिस कैन बी केप्ट इन ड्राई फॉर्म फॉर ईयर्स एज पाउडर और स्मॉल पिल्स। ये किसके किसके फॉर्म में पाया जाता है, ये पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। ये जो यीस्ट होता है छोटे छोटे पिल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। सुखाकर इसको बनाया जाता है, जिसको आप सालों तक रख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज easily available in market, sometimes even without adding yeast. In idli and dosa the batter rises. वैसे तो ये जब इडली या डोसा का बैटर तैयार किया जाता है तो यीस्ट को मिलाया जाता है, लेकिन कभी कभी बिना एडिंग के भी यीस्ट या इडली या डोसा में वो उनका जो बैटर होता है वो अच्छे से बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं ये क्यों बढ़ते हैं? तो जितने भी क्योंकि हाँ? वो उसको फुलाता है, किसको फुलाता है? बैटर को। मैम वो गर्मी के कारण फूलते हैं, मतलब अगर गर्मी होगा तो फूलेगा, अगर ठंड पड़ जाएगा तो बैटर फूलेगा ही नहीं। यस मैम। इसमें खमीर उठने लगता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्रीज होने लगते हैं। ऑल फंगी आर पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट। जितने भी फंगी होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। थिंक व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ऐड यीस्ट इन द बैटर ऑफ इडली। क्या इडली या डोसा का बैटर तैयार किया जाता है उसमें यीस्ट को ऐड करना जरूरी होता है, और जरूरी होता है तो क्यों जरूरी होता है? क्यों जरूरी होता है बताइए? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या? क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, Why is it necessary to add yeast in the batter of idli, dosa and bread? इडली डोसा या ब्रेड का बैटर होता है उसमें यीस्ट को मिक्स करना क्यों जरूरी होता है? मैम उसको फुलाने के लिए। फुलाने के लिए। सॉफ्ट बनाने के लिए मैम। ताकि बैटर जो है वो अच्छे से फूल पाए, उसमें खमीर जब उठेगा तभी तो वो अच्छे से फूलेगा ना। When you eat chapatis, puris, paratha and bread, you find that bread is the most spongy and softest. आप देखते हैं कि चपाती या फिर पूरी या पराठा या ब्रेड, जिसमें सब ब्रेड जो होता है वो सबसे स्पॉन्जी होता है ना? क्यों होता है? चुप ना बुग्गू, एकदम बोलता है। आवाज देखा है ना, ब्रेड जो होता है बहुत ही स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि जब उसका बैटर तैयार किया जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? मैम यीस्ट। यीस्ट मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी और सॉफ्टेस्ट हो जाता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। कह रहा है फंगी समझ आ गया? यस मैम। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ओके, मैम। प्रीवियस चैप्टर का जो नोट्स है अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो सेंड करो, चेक करवाओ। ओके मैम। क्लास इज ओवर।